नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास से यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 जीव विज्ञान चैप्टर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनने से क्या लाभ हुए? उत्तर, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। नंबर 1, यह एक वर्षीय पौधा है, वह इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। नंबर 2, इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। नंबर 3, इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। नंबर 4, नर एवं मादा एक ही पौधे में मिल गए। नंबर 5, यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहें। नंबर 6, इस पौधों की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। क, प्रभाविता का अप्रभाविता। ख, संयुग्म जी और विषयुग्म जी। ग, एक शकर और द्विशकर। उत्तर, क, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। क्रमशः प्रभाविता अप्रभाविता। प्रभाविता नंबर 1, इसमें असमान कारणों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। नंबर 2, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। अप्रभाविता नंबर 1, इसमें आसान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। नंबर 2, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है। ख, संयुग्म जी और विषम युजी में अंतर। क्रमशः सम युग्म जी, विषम युग्म जी, संयुग्म जी। नंबर 1, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे टी टी स्मॉल टी टी। नंबर 2, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। नंबर 3, इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होती है। विषम युग्म जी। नंबर 1, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। नंबर 2, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। नंबर 3, इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। ग, एक शकर और द्विशकर में अंतर। क्रमशः नंबर 1, एक शकर एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो। नंबर 3, सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होते हैं। द्विशकर दो प्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा जीव जिसमें दो जीव स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, दो लक्षण में भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 3, कोई द्विगुणी जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पाद संभव है? उत्तर, जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, अर्थात किसी त्रिसंकर में तुलनात्मक लक्षणों के 3 जोड़े जीन कारक होते हैं, प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, तो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी होगा। जैसे लंबे पीले तथा गोल बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण नाटे हरे और झिल्लीदार बीज वाले पौधों से कराने व F1 पीढ़ी से प्राप्त शकर लंबे गोल व पीले बीज वाले पौधों की विषम युग्मजी जीन संरचना TTRY होती है। इससे 8 प्रकार के युग्मक TRY बनते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन युग्मक निर्माण
के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोग बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। उत्तर, एक ही लक्षण के लिए बेप्यासी पौधों के मध्य संकरण एवं संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे टी व बोने स्मॉल टी पौधों के मध्य कराया गया संकरण। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक टी बौनेपन के कारण है पर प्रभावी होते हैं, कारक अप्रभावी होता है। अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता है। सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होते हैं तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी बौना पौधा जनक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी चित्र सभी लंबे पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रभाविता का नियम। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। उत्तर, F1 जीव तथा समयुग युग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इसे नियमानुसार दर्शाया जा सकता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 50% लंबे पौधे, 50% बौने पौधे। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शित कीजिए। उत्तर, गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषम युग्मजी नर जैसे संकर लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्री संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषम युग्मजी और 50% सम युग्मजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। जैसे चित्र आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। होमोजीनियस फीमेल प्लांट्स प्योर ड्राफ हेटेरोजेनस मेल प्लांट हाइब्रिड टॉल फीमेल गेम्स मेल गेम्स स्मॉल टी फीमेल गेम्स मेल गेम्स F1 जनरेशन हाइब्रिड टेल प्योर ड्रॉफ। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। नंबर 1, लंबे हरे, नंबर 2, बौने हरे। उत्तर, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले बीज व लंबे बीज, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैप स्मॉल टी स्मॉल वाई हरे बीज व लंबे पौधे। युग्मक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। लंबा हरा 3, लंबा पीला 3, बौना पीला 1, बौना हरा 1। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए।
नंबर 1, लंबे हरे के फिनोटाइप संसति 6 हैं। नंबर 2, बौने हरे के फिनोटाइप संसति 2 हैं। प्रश्न नंबर 8, दो विषम युग्मजीव जनकों का क्रॉस है और एक किया गया, मान लीजिए दो स्थल संलग्न है, तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा? उत्तर, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के एक साथ वंशागत होने को जीन संलग्नता या संलग्न जीन कहते हैं। संलग्न जीन द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों को संलग्न लक्षण कहते हैं। जीन संलग्न के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोमोफिला पर अनेक प्रयोग किए। यह मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के समान थे। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्रों वाली मादा मक्खियों का संकरण पूरे शरीर और लाल नेत्रों वाली मक्खियों के साथ किया। इससे प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति F1 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर क्रॉस कराने पर उन्होंने पाया कि यह दो जोड़ी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए और F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियमानुसार प्राप्त हुआ। 9:3:3:3:1 से काफ़ी भिन्न प्राप्त होता है। यह अनुपात दो जीन के स्वतंत्र कार्य करने पर अपेक्षित था। यह संलग्नता के कारण है। प्रश्न नंबर 9, आनुवंशिकी में T.H. मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, आनुवंशिकी में T.H. मॉर्गन के योगदान निम्नवत हैं। नंबर 1, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थिर होते हैं। नंबर 2, मॉर्गन ने किस क्रॉस वंशागति की खोज की। नंबर 3, मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन्स युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन्स के बीच की दूरी मानकर आनुवंशिक मानचित्र की रचना की, जो गुणसूत्रों पर जीन की स्थिति को दर्शाता है। नंबर 4, मॉर्गन ने जीन्स के उपवर्तित की खोज की। नंबर 5, मॉर्गन ने विनियम संलग्नता की खोज की। नंबर 6, उन्होंने संलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपाद किया। नंबर 7, मॉर्गन ने अजनकीय जीन संयोजनों को पुनः योजन का नाम दिया था। प्रश्न नंबर 10, वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, वंशावली विश्लेषण मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतु पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़े हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते। अतः मानव आनुवंशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों की आनुवंशिकी पर आधारित है। मानव के आनुवंशिकी लक्षणों या विशेषकों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस ग्रेटल ने दो विधियां बताईं। कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन। यमजों के अध्ययन से आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। हार्डी एवं विनवर्ग ने पूरे जन समुदायों में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को अग्र के चित्र में दिखाया गया है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। मेल फीमेल सेक्स एंसिफेड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मेटिंग वेट वेन relatives consanguineous mating present above and children's below in order of birth left of
लेफ्ट टू राइट, मेल चाइल्ड affected with parents decide, 5 unaffected offspring। चित्र मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त मानक प्रतीक। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी तथा एकलिंगी। एकलिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है, इसे लिंग भेद कहते हैं। एकलिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैक्स क्लर्क ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेंडेल के नियमों के अनुसार होती है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 1, समजात गुणसूत्र तथा नंबर 2, लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिसे दो गुणे द्विगुणित से प्रदर्शित करते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, यक्स तथा वाई वन। स्त्रियों में दो लैंगिक गुणसूत्र यक्स यक्स समान होते हैं तथा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र असमान यक्स वाई होते हैं। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों की विभिन्नता ही लिंग निर्धारित करती है। लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होता है। लिंग निर्धारण की यक्स वाई विधि, इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र यक्स तथा यक्स एवं दूसरा वाई होता है। स्त्री के अंडजनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक यक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है। ए प्लस यक्स, इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना ए प्लस यक्स में समान होते हैं, अतः स्त्री को समयुग्म की लिंग कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा यक्स गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा वाई गुणसूत्र ए प्लस यक्स और ए प्लस वाई होता है। इस प्रकार दो प्रकार के गुणसूत्रों का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु ए प्लस वाई ए प्लस यक्स तथा 50% शुक्राणु ए प्लस वाई गुणसूत्रों वाले होते हैं, अतः पुरुष को विषम युग्म की लिंग कहते हैं। निषेचन के समय यदि ए प्लस वाई गुण शुक्राणु का सम्मेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र उत्पन्न होती है। यदि अंडाणु का सम्मेकन ए प्लस यक्स शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान पुत्री उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का सम्मेकन अंडाणु के साथ होता है। इस प्रकार इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र मानव में लिंग निर्धारण। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। 2a प्लस यक्स यक्स फीमेल, ए प्लस यक्स ओवम। 2a प्लस यक्स वाई मेल, ए प्लस वाई गेमेट, स्पर्म। ए प्लस वाई स्पर्म। 2a प्लस यक्स डॉटर। 2a प्लस यक्स वाई सन। ए प्लस यक्स 2a प्लस यक्स डॉटर। 2a प्लस यक्स वाई सन। चित्र मानव में लिंग निर्धारण। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 12, शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए और माता का बी है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अंशस्थिति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर, रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडेल के नियम अनुसार होती है। इसकी वंशागति दो या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स अर्थात एलिस पर निर्भर करती है। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति तीन जीन्स के कारण होती है। प्रतिजन ए के लिए जीन आई ए, प्रतिजन बी डैश के लिए जीन आई बी तथा दोनों प्रतिजनों के अभाव के लिए चित्त के लिए जीन आई नॉट उत्तरदायी होते हैं। एक मनुष्य में इनमें से कोई एक या दो प्रकार के जीन्स गुणसूत्र होते हैं, एक निश्चित स्थल पर स्थिर होते हैं। जिन एल ए तथा एल बी क्रमशः 1 डिग्री पर प्रभावी होते हैं, जबकि जीन्स एल ए तथा एल बी में प्रभावित का अभाव होता है, अर्थात यह सब प्रभावी होते हैं। विभिन्न रुधिर वर्ग में व्यक्तियों के रुधिर वर्ग की जीनी संरचना निम्नांकित तालिका के अनुसार हो सकती है। रुधिर वर्ग ए बी ओ जीनी संरचना आई ए आई ए आई ए आई ओ आई बी आई बी आई बी आई ओ आई ए आई बी आई ओ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उदाहरण ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले माता पिता की संभावित संतानों के रुधिर वर्गों को का जीनोटाइप निम्नानुसार होगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ओ रुधिर वर्ग वाले शिशु के माता पिता का जीनोटाइप एल ए एल ओ तथा एल बी एल ओ है। ए बी रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप एल बी ए रुधिर वर्ग वाले का एल ए एल ओ, बी रुधिर वर्ग वाले का एल बी एल ओ और ओ रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप डिग्री डिग्री होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। अ सब प्रभाविता, ब अपूर्ण प्रभाविता। उत्तर, अ सब प्रभाविता जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सब प्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। उदाहरण, मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी ओ, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएं करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण यल जीन करता है, जिनके 3 युग्म विकल्पी होते हैं। यल ए और यल बी साथ साथ उपस्थित होने पर सप्रभावी होते हैं, वह ए बी रुधिर वर्ग बनाते हैं। ब अपूर्ण अपूर्ण प्रभाविता, विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभावी कहलाती है। उदाहरण, मीराविलिस जलापा या गुलाबास के पौधे में लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्प युग्म पौधे के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल मां सफ़ेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं। F2 पीढ़ी में एक लाल, 2 गुलाबी व एक सफ़ेद पुष्प 1 2 1 युग्म पौधे प्राप्त होते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र अपूर्ण प्रभाविता। प्रश्न नंबर 14, बिंदु परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, डीएनए के किसी एक क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, हसियाकार कोशिका अर्कता। प्रश्न नंबर 15, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? उत्तर, सटन वो बोवेरी ने। प्रश्न नंबर 16, किन्हीं दो अलिंगसूत्री अनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख कीजिए। उत्तर, शरीर में होने वाली
चय क्रियाओं में प्रत्येक चरण पर एंजाइम नियंत्रण रहते हैं। पूर्ण प्रक्रिया में कहीं भी एक एंजाइम्स के बदल जाने या एंजाइम्स का निर्माण न होने की दशा में कोई न कोई व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है। विडल या टॉटम के एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के पश्चात यह निश्चित हो गया कि अनेक रोग जीनी व्यतिक्रम के कारण होते हैं। मानव में होने वाले ऐसे कुछ रोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दात्र कोशिका अर्कतता। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। तब अप्रभावी जीन समयुग्म की अवस्था में होती है। तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर 3 में छठे स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल का स्थान वेलिन एमिनो अम्ल ले लेता है। असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता तथा लाल रुधिराणु हंसिए के आकार के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्ता अल्पता हो जाती है जिनसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विषम युग्म के व्यक्ति सामान्य होते हैं किंतु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इसके लाल रुधिराणु हाशिए के आकार के हो जाते हैं। एचवीए जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए हैं तथा एचवीएस जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नंबर 2, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इन लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आर्चिबाल्ड ग्रेरड ने किया था। फिनोइल एलेनिन एमिनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पथ में होता है। प्रत्येक पथ में अनेक एंजाइमों भाग लेते हैं। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने से वह पथ पूर्ण नहीं हो पाता जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इसका स्त्रावण मूत्र में भी होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीकेयू कहते हैं। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्प विकसित रह जाता है। आईक्यू का स्तर सामान्यतः 20 से कम रहता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।